सुप्रभात। हिंदी कक्षा में पुनः आप सबका स्वागत करती हूँ। आज की कक्षा में जूझ पाठ का अध्ययन करेंगे। ये जूझ पाठ के लेखक हैं आनंद यादव। तो ये आनंद यादव ने किस प्रकार ये पढ़ाई के लिए ये संघर्ष किए हैं अपने पिता द्वारा। जब उनके पिता ये खेती के काम में लगवा देते हैं तभी उसे लगती है कि पाठशाला जाना चाहिए और कुछ विद्यार्जन करना चाहिए। और जब वे पाठशाला जाना आरंभ कर देते हैं तो वहाँ भी अन्य विद्यार्थियों द्वारा वे किस तरह वे परेशान रहते हैं और वे पढ़ाई जारी रखते हैं। तो इसी ये कथा का इस पाठ में चर्चा की गई है। तो सबसे पहले हम ये परिचय को जानेंगे आनंद यादव का। तो आनंद यादव का जन्म सन 1935 में महाराष्ट्र के कोल्हापुर में हुआ था और इनका पूरा नाम आनंद रतन यादव है। इन्होंने मराठी एवं संस्कृत साहित्य में स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त की। ये बहुत समय तक पुणे विश्वविद्यालय में मराठी विभाग में कार्यरत रहे। इनकी लगभग 25 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। इन्होंने उपन्यास, कविता व समालोचनात्मक विधाओं पर लेखन कार्य किया है। इनकी नटरंग पुस्तक बहुत चर्चित रही और जूझ उपन्यास पर इन्हें सन 1990 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो आइए ये कहानी के 6 तत्वों के आधार पर इस पाठ को हम समझेंगे। तो आज हम ये 6 तत्व में पहला तत्व है कथा वस्तु या कथा का संक्षिप्त परिचय को आज हम समझेंगे। तो यह पाठ या यह अंश लेखक के बहुचर्चित आत्मकथात्मक उपन्यास है। यह एक किशोर के देखे और भोगे हुए गंवाए जीवन की खुरदरे यथार्थ और उसके रंगारंग परिवेश की विश्वसनीय जीवंत गाथा है। इस आत्मकथात्मक उपन्यास में जीवन का मर्म स्पर्शी चित्रण तो है ही, साथ ही अस्त व्यस्त अलमस्त निम्न मध्यम वर्गीय ग्रामीण समाज और लड़ते जूझते किसान मजदूरों के संघर्ष का अनूठी चित्रण किया गया है। इस अंश में हर स्थिति में पढ़ने की लालसा लिए धीरे धीरे साहित्य, संगीत और अन्य विषयों की ओर बढ़ते किशोर के कदमों की आकुल आहट सुनी जा सकती है। लेखक के पिता ने उसे पाठशाला जाने से रोक दिया था तथा खेती के काम में लगा दिया और बालक आनंद यादव का पाठशाला जाने के लिए तड़पता था, परंतु वह पिता से कुछ कहने की हिम्मत नहीं रखता था। उसे पिटाई का डर था। उसे विश्वास था कि खेती से कुछ नहीं मिलने वाला, बल्कि क्रमशः उसे लाभ ही घट रहा था। पढ़ने के बाद नौकरी लगने पर उसके पास कुछ पैसे आ जाएंगे। दिवाली के बाद ईख पेरने के लिए कोल्हू चलाया जाता था, क्योंकि उसके पिता को सबसे पहले गुड़ बेचना होता था ताकि उससे अधिक की कीमत में मिल सके। हालांकि पहले ईख काटने से उसमें रस कम निकलता था। उस वर्ष भी लेखक के पिता ने जल्दी कार्य प्रारंभ किया, अतः ईख पेरने का काम सबसे पहले संपन्न हो गया। एक दिन लेखक की माँ धूप में ये कंडे थाप रही थी और लेखक बाल्टी में पानी भर भर कर उसे दे रहा था। अच्छा मौका देखकर लेखक ने माँ से पढ़ाई की बात की। तभी माँ ने अपनी लाचारी प्रकट करते हुए कहा कि तेरी पढ़ाई लिखाई की बात करने पर वह बरहेला सुअर की तरह गुर्राता है। तभी लेखक ने सुझाव देते हुए कहते हैं कि वह दत्ताजी राव सरकार से उसके यहाँ उसकी पढ़ाई के बारे में बात करे। और माँ इस बातों से तैयार हो भी जाती हैं। वह बच्चे की तड़पन समझती थी, अतः रात को ही लेखक की पढ़ाई के संबंध में बात करने के लिए दत्ताजी राव देसाई, जो कि एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, उसके पास वो चले जाते हैं और उनसे सारी बात बताती हैं। उनसे यह भी बताया कि दादाजी अर्थात लेखक के पिता ये सारे दिन बाजार में रखमाबाई के पास गुजार देता है। वह खेती का काम नहीं करता है। उसने बच्चे की पढ़ाई इसलिए बंद कर दी ताकि वह सारे गांव भर में आज़ादी के साथ घूमता रहे। और इस तरह ये बातें सुनकर देसाई जी चिढ़ जाते हैं। धीरे धीरे लेखक यह भी कहते हैं यदि वह अब भी कक्षा में पढ़ना शुरू कर दे तो 2 महीने में 5वीं कक्षा पास कर लेगा और इस तरह उसका साल बच जाएगा। पहले ही उसका 1 साल खराब हो चुका था। दत्ताजी राव ने लेखक से यह कहते हैं कि घर आने पर दादा अर्थात अपने पिता को मेरे पास भेज देना और कुछ समय बाद तुम भी आ जाना। और माँ बेटा ने
राव को यह भी सचेत करते हैं कि हमारे आने की बात उसे मत बताना। राव ने उन्हें निर्भय होकर घर जाने को कहते हैं और रात को जब दादा घर पर आया तो आते ही माँ ने उन्हें कहा कि साग भाजी देने देसाई सरकार के यहाँ गई थी। तब उन्होंने कहा कि बहुत दिनों से तेरा मालिक दिखाई नहीं दिया, खेती से आ जाने पर इधर भेजना। यह सुनकर दादा सम्मान की बात समझकर तुरंत चला गया। आधा घंटे के बाद लेखक उन्हें खाने के लिए बुलाने चला गया। राव ने लेखक से पूछा कि कौन सी कक्षा में पढ़ता है रे तू? लेखक ने बताया कि वह 5वीं में था, पर अब स्कूल नहीं जाता क्योंकि दादा ने मना कर दिया, उन्हें खेती में पानी लगाने वाला चाहिए था। राव ने दादा से पूछा तो उसने लेखक के अर्थात आनंद के कथन को स्वीकार कर लिया। देसाई ने दादा को खूब फटकार लगाई और कहा कि तुम्हारा ध्यान खेती में नहीं है। बेबी बच्चे को खेत में जो तो खुले सांड की तरह घूमता है तथा अपनी मस्ती के लिए लड़के के जीवन की बलि चढ़ा रहा है। उसने लेखक को कहा कि तू सवेरे पाठशाला जा तथा मन लगा कर पढ़। यदि यह मना करे तो मेरे पास आना, मैं तुझे पढ़ाऊँगा। लेखक के पिता ने उस पर गलत आदतों का आरोप लगाया, जैसे कंडे बेचना, चारा बेचना, सिनेमा देखना, जुआ खेलना, खेती व घर के काम पर ध्यान नहीं देना इत्यादि। लेखक ने अपने उत्तर से उन्हें संतुष्ट कर दिया। देसाई ने पूछा कि कभी तुम फेल तो नहीं हुआ? लेखक के मना करने पर उसे पाठशाला जाने का आदेश देकर घर भेज दिया। बाद में उसने रत्नप्पा को समझाया। दादा ने भी पाठशाला भेजने की हामी भर दी। घर आकर दादा ने लेखक से यह वचन ले लिया कि दिन निकलते ही खेत पर जाना और वहीं से पाठशाला पहुंचना। पाठशाला से छुट्टी होते ही घर में बस्ता रखकर सीधे खेत पर आकर घंटा भर ढोर चराना और खेती में ज़्यादा काम होने पर पाठशाला से गैर हाजिर रहना होगा। लेखक ने सभी शर्तें स्वीकार कर ली। लेखक 5वीं कक्षा में जाकर बैठने लगा। कक्षा के 2 लड़कों को छोड़कर सभी नए बच्चे थे। वह बाहरी अपरिचित जैसा एक बेंच के एक सिरे पर कोने में जा बैठा। वह पुरानी किताबों को ही थैले में भर लाया। कक्षा के शरारती लड़का ने मजाक उड़ाया और उसका गमछा छीनकर मास्टर की मेज पर रख दिया। फिर उसे सिर पर लपेटकर मास्टर की नकल उतारनी शुरू की। तभी मास्टर जी वहां पहुंच जाते हैं। लेखक ने उन सब हरकतों को बता दिया। बीच की छुट्टी में लेखक ने उसकी धोती खोलने की कोशिश की, परंतु असफल रहा। वे उसे तरह तरह से परेशान करते रहे। उसका मन उदास हो गया। अगले दिन मालक अपनी माँ से नई टोपी व 2 नाड़ी वाली चड्डी मलखाऊ रंग की मंगवा ली। धीरे धीरे लड़कों से परिचय बढ़ गया। मंत्री नामक मास्टर आए। वे छड़ी का उपयोग तो नहीं करते थे, लेकिन वे लड़के की पीठ पर घूंसा लगाते थे। शरारती लड़के उनसे बहुत डरते थे। वे गणित पढ़ाते थे। उस कक्षा में बसंत पाटिल नाम का कमज़ोर शरीर वाला एक होशियार लड़का था। वह शांत स्वभाव का था तथा हमेशा पढ़ने में लगा रहता था। मास्टर ने उसे कक्षा मॉनिटर बना दिया था। लेखक भी उसकी तरह पढ़ने में मन लगा लिया। वह अपनी कॉपी किताबों को व्यवस्थित रखने लगा। शीघ्र ही वह गणित में होशियार हो गया। दोनों में दोस्ती बढ़ गई। मास्टर लेखक को आनंदा कहने लगे। अब पाठशाला में मन लगने लगा। 9वां सौंदल घेकर मास्टर मराठी पढ़ाते थे। पढ़ाते समय वे स्वयं रम जाते थे। सुरीली कंठ, छंद व रसिकता के कारण वे बहुत अच्छी से कविता पढ़ाते थे। उन्हें मराठी व अंग्रेजी की अनेक कविताएं याद थी। वे कविता के साथ ऐसे जुड़े थे कि अभिनय करके भावबोध कराते थे। वे स्वयं भी कविता रचते थे। लेखक उनसे बहुत प्रभावित था और खेत पर पानी लगाते समय जब ढोर चराते थे तब वे मास्टर के अनुसार ही कविताएं गाता था। वह उनकी ही तरह अभिनय करता। उसी समय उसे अनुभव हुआ कि अन्य कविताएं भी इसी तरह पढ़ी जा सकती है। लेखक को महसूस हुआ कि पहले जिस काम को करते हुए उसे अकेलापन खटकता था, अब वह समाप्त हो चुका। उसे एकांत अच्छा लगने लगा। एकांत के कारण वह ऊंचे स्वर में कविता गा सकता था, नृत्य कर सकता था। उसने कविता गाने की अपनी पद्धति विकसित की। वह अभिनय के साथ गाने लगा तथा उसके चेहरे पर कविता के भाव आने लगे। मास्टर को लेखक का गायन अच्छा लगा और उससे 6वीं 7वीं कक्षा के बालकों के सामने गवाते भी हैं। पाठशाला के एक समारोह में भी
उससे गवाया गया। अब वे कवि उसे आदमी लगने लगे। सौंदरलकर स्वयं कवि थे, इस कारण लेखक को यह विश्वास हुआ कि कवि भी उसकी तरह ही हार मान चुका व क्रोध लोभ का मनुष्य होता है। लेखक को लगा कि वह स्वयं भी कविता कर सकता है। मास्टर के दरवाजे पर छाई हुई मालती की बेल पर एक कविता लिखी। लेखक ने मालती लता व कविता दोनों ही देखी थी। इससे उसे लगा कि वह अपने आसपास, अपने गांव, खेतों आदि पर भी कविता बना सकता है। अतः भैंस चराते चराते वह फसलों व जंगली फूलों पर तुकबंदी करने लगा। वह उन्हें जोर से गुनगुनाता तथा मास्टर को दिखाता। कविता लिखने के लिए वह कागज व पेंसिल रखने लगा। उनके न होने पर वह लकड़ी के छोटे टुकड़े से भैंस की पीठ पर रेखा खींचकर लिखता था और साथ ही साथ पत्थर की शिला पर कंकड़ से भी लिख देता था। कंठस्थ हो जाने पर उसे पोंछ देता था। वह अपनी कविता मास्टर को दिखाता था। कभी कभी वह रात को ही मास्टर के घर जाकर कविता दिखाता। वे उसे कविता के शास्त्र के बारे में समझाते। इस तरह वे उसे छंद, अलंकार, शुद्ध लेखन, लय का ज्ञान कराते रहे। वे उसे पुस्तकें व कविता संग्रह भी देते थे। उन्होंने उसे कविता करने के अनेक तरीके सिखाए और इस तरह से लेखक मास्टर के करीब पहुंचने लगे और उसकी मराठी भाषा में भी सुधार आने लगा और वे इस तरह एक लेखक के रूप में ये अपनी छाप छोड़ दी। धन्यवाद।